अकाउंटिंग जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो हमें हेल्प करते हैं अकाउंटिंग करने के लिए। पूरी दुनिया में अकाउंटिंग एक सी रहे, इंडिया के अंदर अकाउंटिंग एक सी रहे, तो हमें अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है। उसमें तीन चीज़ें होती है, बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पूरी दुनिया भर के लोग यूज़ करते हैं, शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर वगैरह सब यूज़ करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उसे बनाते हुए अलग अलग डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर सकती है कंपनीज। तो कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा, तो सब अपनी अपनी करेंगे। ना तो हम और किसी कंपनी के साथ कंपेयर कर पाएंगे, ना पिछले सालों से कंपेयर कर पाएंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें एक फ्रेमवर्क देंगे ताकि हम लोग डिफरेंट अलग अलग कंपनी आपस में कंपैरिजन कर पाए अकाउंटिंग का। ऑब्जेक्ट क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? एक तो रूल बन जाए, कैसे रिकॉग्नाइज करें किसी चीज को अकाउंटिंग में, उसका मेजरमेंट कैसे हो और उसे डिस्क्लोज कैसे हो। रिकॉग्निशन मतलब उसकी अकाउंटिंग कैसे हो, मेजरमेंट मतलब उसकी वैल्यूएशन कैसे हो, और डिस्क्लोजर मतलब उसको कैसे डिस्क्लोज करें। ये तीन चीजें मेनली हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताते हैं। बेसिक ऑब्जेक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का है कि स्टैंडर्ड हो जाए अकाउंटिंग का, प्रिंसिपल का और पॉलिसी का कॉमन अप्रोच आए अकाउंटिंग करते हुए, सब एक जैसा काम करें। एक एम क्या है कि वैल्यूएशन के बारे में हमें बताएगा और डिस्क्लोजर के बारे में बताएगा। जैसे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे हो, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हमें बताता है कि वैल्यूएशन कैसे होगी। इसके अलावा ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में हमें बताता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू आ पाए। अकाउंटिंग बॉडीज क्या क्या है हमारे पास, तो हमें पता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनी थी 1973 में, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। उसका ऑब्जेक्ट क्या था कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में फॉर्मुलेट और पब्लिश करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पूरी दुनिया को ध्यान में रखते हुए बनाए गए, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसके बाद में उसको अपडेटेड वर्जन आया, क्या बोलते हैं उसे? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंडिया में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो देसी वर्जन है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और IFRS का जो देसी वर्जन है वो इंडियाज के नाम से जाना जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से बने, सब लोग उसे एक्सेप्ट करें, और जनरली टू वर्क जनरली फॉर द इम्प्रूवमेंट, हार्मोनाइज हो पाए, हमारे एक जैसी अकाउंटिंग हो पाए। इंडिया में ICI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया 1977 में। इसमें अलग अलग मेंबर लिए गए, अलग अलग जगह से आए, ताकि हमारा वो अकाउंटिंग को एक स्टैंडर्ड दे पाए। प्रोसेस क्या होता है इसका? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड देखता है किस जगह हमें ज़रूरत है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, फिर उसको प्रिपेयर करेंगे, स्टडी ग्रुप बनाएगा। ये वो असल में तो कॉपी पेस्ट होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और जो हमारा IFRS है उससे हमारा काफ़ी हद तक मिलता जुलता 99% सेम होता है। फर्क क्या है? जैसे वहाँ पर पूरी दुनिया को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या IFRS बने हैं, तो उनमें किसी चीज़ के 5 ऑप्शन दिए हैं, आप 5 तरीके से अकाउंटिंग कर सकते हो। इंडिया में 1 या 2 ले लिया उसमें से, जो इरेलीवेंट है, हमें नहीं चाहिए वो सब, ऐसा। तो ये सब डायलॉग करेंगे गवर्नमेंट से, इधर उधर ये सब होगा। फिर उसे CA, जब नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ रहा होता है तो हमारे पास मेल आती है कि नया आ रहा है, ये परफॉर्मर ड्राफ्ट है, आपको कोई इसमें कोई सजेशन देना है तो आप बताइए। इस तरीके से हमारे पास भी आता रहता है। तो वो सब CA से और सब लोगों से पूछा जाता है, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है और फिर अप्लाई होता है वो। ये पूरा हमें थियोरेटिकल बात बता रखी है। फ़ायदे क्या है आपको पता ही है सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। ऑडिटर्स को क्या करना होता है? जब ऑडिट रिपोर्ट वगैरह आती है तो उसमें बताना पड़ता है कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहे, तो आपको बताना पड़ता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करे, इसकी वजह से प्रॉफिट पे एसेट पे ये फर्क पड़ा है, इस साल और आने वाले सालों में इतना फर्क पड़ेगा, ये सब आपको बताना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा,
लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉ से ऊपर नहीं है। कंपनी लॉ में कुछ और लिखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ और, तो कंपनी लॉ के हिसाब से ही चलना पड़ेगा आपको, है ना। तो ऐसा कुछ है हमारा, ये बेसिक थ्योरी बातें बता रखी है हमें। हम आते हैं जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, ये लिस्ट दे रखी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, है ना, ग्रुप 1 में है ये बताता है कि कैसे हमें डिस्क्लोज करना है अकाउंटिंग पॉलिसीज को। AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, ये भी ग्रुप 1 में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में काफ़ी कुछ बताया, एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत रहते हैं। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगेन ग्रुप 1 में है। AS4 अब है ग्रुप 2 में, कंटीजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, क्योंकि बैलेंस शीट बनती है हमारा अगस्त सितंबर अक्टूबर में जा करके, और डेट है 31 मार्च, तो उस दौरान बीच में जो हुआ है वो यहाँ पर AS4 में आता है। AS5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो इस साल हमें अकाउंटिंग करते हुए कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होगी, पिछले सालों की कोई इन्फॉर्मेशन होगी, उसको हम कैसे दिखाएंगे, प्रायर पीरियड आइटम को कैसे दिखाएंगे, अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कैसे करेंगे, कब करेंगे, वो सब यहाँ आएगा। AS6 डेप्रिसिएशन पर था, खत्म हो गया अब, AS10 नया आने की वजह से खत्म हो गया। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग करा, वैसा है। AS8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे था, विड्रॉ हो गया ये। AS26 इंटेंजिबल एसेट आने की वजह से। AS9 रिवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करें, ये हमें बता रखा है। AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये फिक्स्ड एसेट था जो नाम चेंज कर दिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और डेप्रिसिएशन भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया। AS11 इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। AS14 अमलगमेशन। AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट हम निकालते हैं, जैसे ग्रेजुटी का कैसे करें हम, है ना, सैलरी वगैरह, लीव एनकैशमेंट का क्या ट्रीटमेंट हो, वो सब हमें यहाँ बता रखा है AS15 में। बहुत बड़ा AS है ये। बोरोइंग कॉस्ट, आप जो लोन लेते हैं उसमें इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट हो। AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, अगर आपका अलग अलग सेगमेंट है तो उसकी हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें रिलेटेड पार्टी है तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। AS9 लीज ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लीज, दो तरीके की लीज है, अकाउंटिंग कैसे होगी। AS20 भी काफ़ी बड़ा, अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगा। AS21 होल्डिंग कंपनीज पर है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पूरा चैप्टर है, काफ़ी बड़ा है ये भी। AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, हमारा इनकम टैक्स की अकाउंटिंग कैसे हो, ये AS22 बताता है हमें। AS23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन कंसोलिडेशन, होल्डिंग कंपनी में मोर देन 50% शेयर खरीदे जाते हैं। अब मोर देन 50 नहीं है, लेकिन अगर आपका मोर देन 20% होता है तो फिर लेस देन 50 तो वो यहाँ पर आ जाता है। AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, आपका बिजनेस बंद हो गया तो भी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, क्योंकि अभी उसमें कुछ स्क्रैप हो रही है, कुछ पुराने लेन देन पूरे हो रहे हैं, तो उसकी कैसे होगी। AS25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आपको पता है शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है तो उन्हें क्वार्टरली रिजल्ट डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, तो वो कैसे होंगे, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे होगी, वो है यहाँ पर। AS26 इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, गुडविल रिसर्च डेवलपमेंट। AS27 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स, जैसे कोई कंपनी जॉइंट वेंचर है उनकी अकाउंटिंग कैसे होगी। AS28 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट, असेट की मार्केट वैल्यू कम हो गई बुक वैल्यू से, तो इसे बोलते हैं इम्पेयरमेंट, इस लॉस को हम लिख देते हैं अभी। AS29
प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी कंटीजेंट एसेट, ठीक है। इसके बाद बनाने वाले और करने वाले किसी को कुछ समझ में नहीं आया, एज 30, 31, 32 क्या है, तो ये अप्लाई भी नहीं हुए।